Hello students, myself विशु छतवानी। I am a chartered accountant and assistant professor in government college। इन दिनों में हम तैयारी कर रहे हैं स्कूल लेक्चरर बनने की। कॉमर्स का स्कूल लेक्चरर बनने के लिए हम डेली सैम्पल पेपर्स कर रहे हैं। ये हमारा 8वां सैम्पल पेपर है। 23rd क्वेश्चन कहता है क्वेजी कॉन्ट्रैक्ट्स आर। क्वेजी कॉन्ट्रैक्ट यानी अर्ध अनुबंध होते हैं। पूछता है वॉइड होते हैं, वैलिड होते हैं, हाफ वैलिड, हाफ वॉइड, इलीगल। बताइए कि अर्ध अनुबंध। स्क्रीन आपके सामने है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बताइए अर्ध अनुबंध व्यर्थ हैं, वैध हैं, आधे वैध, आधे व्यर्थ या अवैध हैं। तो देखिए सर, अर्ध अनुबंध क्या होता है? एक ऐसा अनुबंध जो ए और बी ने नहीं किया है। ए और बी ने ना तो कभी प्रस्ताव किया था, ना उन्होंने कोई स्वीकृति दी थी, ना कोई ठहरा हुआ था। तो फिर ऐसे अनुबंध कानून द्वारा थोपे जाते हैं। अर्ध अनुबंध एक पक्षकार पर दूसरे पक्षकार कानून थोपता है, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए ए का पर्स खो गया, ठीक है, और वो पर्स बी को मिल गया, तो कानूनन ये जिम्मेदारी डाली गई है बी के ऊपर कि वो ए को ढूंढने की कोशिश करे और अगर मिल जाए तो ए के वो पैसे लौटाए। आज की दुनिया में आपको एक कागजी बातें लगती होंगी, लेकिन अर्ध अनुबंध का आधार ये है कि एक व्यक्ति को नुकसान पहुंचा के दूसरे व्यक्ति को अमीर होने नहीं दिया जा सकता। आई रिपीट, एक व्यक्ति को नुकसान पहुंचा के दूसरे व्यक्ति को अमीर होने नहीं दिया जा सकता। तो कानून पक्षकारों पे अनुबंध थोपता है, वो अर्ध अनुबंध कहलाते हैं। और ये अर्ध अनुबंध पूरी तरह वैलिड होते हैं, पूरी तरह से वैध होते हैं। पक्षकारों के अधिकार और दायित्व उत्पन्न होते हैं जैसे कि वैध अनुबंधों में होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा सर। A, B and C jointly promise to pay rupees 60,000 to D before performance of the contract. C dies. Here the contract। कहता है कि A, B और C ने संयुक्त रूप से D को 60,000 का भुगतान करने का वादा किया। ये अनुबंध अधिनियम का ही क्वेश्चन है और ये जॉइंट प्रॉमिस वाली सिचुएशन है कि मान लीजिए कि A, B और C ये तीन लोग जॉइंट प्रॉमिसर हैं। इन तीनों ने मान लीजिए कोई जॉइंट वेंचर किया, उसके लिए इनको पैसे की ज़रूरत थी। इन्होंने 60,000 रुपये D से बोरो किया। अब कहानी ये है कि सी की डेथ हो गई, तो क्या ये पैसा ए और बी चुकाएंगे? ठीक है, तो क्वेश्चन में ऑप्शन है कि ये अनुबंध सी की डेथ के साथ ही वॉइड हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन कहता है कि नहीं, ये अनुबंध ए और बी को पूरा करना होगा सी के रिप्रेजेंटेटिव के साथ मिलके। थर्ड में कहता है कि ये अनुबंध पूरा करना होगा ए और बी को। और लास्ट में लिखा है कि ये अनुबंध ए, बी और डी के बीच में रिन्यू किया जाएगा। तो इसका सही आंसर बी ऑप्शन है कि ए और बी मिलकर जो सी का रिप्रेजेंटेटिव होगा, जो उसका नॉमिनी होगा, लीगल हेयर होगा, उसके साथ मिलके ये अनुबंध पूरा करना होगा। जॉइंट प्रॉमिसर में बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं। एक पार्टी डिफ़ॉल्ट कर भी जाती है तो भी जो रहे हुए लोग हैं उनको पूरा करना पड़ता है। अभी तो खैर सी की डेथ है, तो सी की कोई ना कोई संतान होगी या उसका कोई नॉमिनी होगा, तो उसके साथ मिलकर अनुबंध पूरा किया जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर दिस कॉन्ट्रैक्ट शुड बी परफॉर्म्ड बाय ए एंड बी अलॉन्ग विद द सीज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, इसका आंसर है। शीट पे 29th क्वेश्चन आपको मिलेगा, विच वन इज नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी। कौन सा एक राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य नहीं है? ओके, अपन को पता है कि जो हमारी आर्थिक नीतियाँ होती हैं, देश की आर्थिक नीतियाँ हैं, उन्हें ब्रॉड वे में दो भागों में बांटा जाता है। एक होती है मौद्रिक नीतियाँ और एक होती है राजकोषीय नीतियाँ। यानी एक होती है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी और एक होती है आपकी फिस्कल पॉलिसीज़। तो अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी की मात्रा को बढ़ाना, ये जो है ये मौद्रिक नीति का कार्य है। प्राइस स्टेबिलिटी को प्रमोट करना, मूल्य स्थिरता को बढ़ावा देना कि मूल्यों में स्थिरता रहे, बहुत तेज़ी से फ्लक्चुएशन नहीं हो, बिल्कुल ये फिस्कल पॉलिसी का काम है, राजकोषीय नीति में आता है। टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ, बिल्कुल सही बात है। आय और संपत्ति में बहुत ज़्यादा विषमता नहीं हो, अमीर बहुत ज़्यादा अमीर ना हो जाए, गरीब बहुत ज़्यादा गरीब ना हो जाए, इनइक्वालिटी कम से कम हो, ये कोशिश होती है। हालांकि ये संभव नहीं हो पाता है, अमीर अमीर होते जाते हैं, गरीब अपनी आदतों से गरीब होते जाते हैं। जी हाँ, और खैर लेकिन उसको उस खाई को पाटना या कम करना फिस्कल पॉलिसी में आता है। टू प्रमोट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, बिल्कुल रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना, ये भी फिस्कल पॉलिसी में आता है। तो कौन सा नहीं आता है वो है, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि मैंने 1-2 एग्ज़ाम पास किए हैं इसलिए मैं आपको सजेस्ट करने की पोजीशन में हूँ कि जब आप ये क्वेश्चन देखते हैं तो आपके नोट्स तैयार हो जाते हैं
जैसे अगर आप नोट्स लिख रहे हैं, खुद ने बना रखे हैं तो बहुत बढ़िया, उसमें देख लीजिए कि सारे पॉइंट आ गए हैं क्या, नहीं तो ये पॉइंट आ जाता कि राजकोषीय नीति के BCD ये तो उद्देश्य होते हैं और ये वाला उद्देश्य मौद्रिक नीति की तरफ होता है। एक बात और गौर कीजिए, मैं भी आपको बता पा रहा हूँ तो इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ कि मैं बहुत होशियार हूँ, मैं इसलिए बता पा रहा हूँ कि इन क्वेश्चनों को मैं तैयार करके बैठा हूँ। ऑब्वियस सी बात है, मुझे वीडियो शूट करना है तो क्वेश्चन का आंसर के दौरान तो मैं गड़बड़ कर नहीं सकता, तो मैं इन क्वेश्चनों के आंसर पहले ही देख के बैठा हूँ। सेम वे एग्ज़ाम में भी तो यही होता है, एग्ज़ाम के दिन तो आप नहीं बैठेंगे, उस दिन तो आप तुक्का नहीं लगाएंगे, तो आप तैयारी करके बैठते हैं। तो तैयारी कीजिए, जो तैयारी करेगा, जितनी ज़्यादा तैयारी करेगा उसके सिलेक्शन के चांसेस ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। लोग इस बात में ज्ञान लगाते रहते हैं, कितने फॉर्म भरे गए, एक सीट पे कितने हैं। लड़ाई केवल और केवल सीरियस कैंडिडेट्स के बीच में होती है। हालांकि जो जो कंपटीशन बढ़ रहा है तो सीरियस कैंडिडेट्स की संख्या भी बढ़ रही है, तो आप वन ऑफ दैम होइए। आप वो मत बनिए कि जो केवल फॉर्म भरते हैं या केवल रोडवेज में घूमने के लिए फॉर्म भरते हैं। आप वो बनिए जो एक डेडिकेटेड बंदा है, क्योंकि अगर आप जब डेडिकेटेड होंगे, जब आप अपने 6 महीने 8 महीने साल 1.5 साल तैयारी को देंगे तो आपको खुद को लगेगा कि यार मैं डिज़र्व करता हूँ, मुझे जॉब मिलनी चाहिए। और जब आप और फिर सिलेक्शन हो ही जाएगा और बाय द वे नहीं होगा तो उसके आसपास जो भर्ती निकल रही होगी या जो अगली भर्ती निकल रही होगी उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आपने मेहनत की है। आप अंदर से खोखले नहीं है कि आपको लगे कि यार मुझे क्यों मिलेगा। जब आप मेहनत करते हैं तो कुदरत भी देखती है और चीज़ें हैपन होती हैं, तो गो फॉर दैट। नेक्स्ट इज ऑडिटिंग बिगिंस वेयर एंड्स। ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। कहता है ऑडिटिंग की शुरुआत वहाँ से होती है जहाँ सेलिंग का अंत होता है, जहाँ इन्वेंट्री वैल्यूएशन का अंत होता है, जहाँ अकाउंटिंग का अंत होता है, या जहाँ परचेज का अंत होता है, तो जहाँ पे अकाउंट्स का अंत होता है। हम कहते हैं कि सबसे पहले बुक कीपिंग होती है और बुक कीपिंग के जहाँ ख़त्म होती है वहाँ से अकाउंट शुरू होता है, जहाँ से अकाउंट्स ख़त्म होता है वहाँ से ऑडिट शुरू होता है, और जहाँ ऑडिट ख़त्म हो जाता है वहाँ इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। जब मैं ये लाइन बोलता हूँ तो आपको यहाँ से ही 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है। तो बुक कीपिंग की समाप्ति पे अकाउंट शुरू होता है, अकाउंट्स की शुरुआत ख़त्म होने पर ऑडिट शुरू होता है। तो हमारा अभी के लिए आंसर सी रहेगा, ऑडिटिंग बिगिंस वेयर अकाउंटिंग एंड्स। नीट का 55th क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। लेबर फोर्स का मतलब है नंबर ऑफ एम्प्लॉयड, ये गलत है। जो लोग काम धंधे पे लगे हुए हैं उनको हम वर्क फोर्स कहते हैं, तो ये कहना कि जो लोग रोज़गार पे लगे हुए हैं वो लेबर फोर्स होते हैं, वो गलत है। तो ये हमें समझ में आ गई कि ये कथन गलत था। सेकंड था लेबर फोर्स का मतलब है पॉपुलेशन माइनस नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड। तो अगेन अगर पॉपुलेशन में से अनएम्प्लॉयड लोगों को हटा दिया जाएगा तो आपका वर्क फोर्स आ जाएगा। कुल आबादी में से जो लोग बेरोजगार हैं उनको आप हटा दोगे तो आपके रोजगारशुदा लोग या वर्क शक्ति आ जाएगी, वर्क फोर्स आ जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालनी हो तो ऊपर अनएम्प्लॉयड की संख्या को रखेंगे और नीचे एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड दोनों को रखेंगे इंटू 100। ये बिल्कुल सही बात है। सपोज कीजिए कि 1000 लोग होते हैं, ठीक है, और 1000 लोगों में से 200 लोगों को रोज़गार नहीं मिला हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये तो हुआ ही हुआ कि 200 प्लस 800, 200 लोग वो हैं जिनको रोज़गार नहीं मिला हुआ है, 800 लोग वो हैं जिनको रोज़गार मिला हुआ है, कुल लोग हैं 1000, और उसके बाद आपका बेरोजगारी का प्रतिशत आ जाएगा। बेरोजगारी सर आप जानते हैं बहुत ख़राब चीज़ होती है, और बेरोजगारी की दर को इस तरह से निकाला जाता है, बेरोजगार लोगों की संख्या बटावा नीचे कुल लोगों की संख्या एक तरह से आ जाती है, इंटू 100 करके आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकाल सकते हैं। बिल्कुल सही है। बाकी चौथे पॉइंट में ये लिखा है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालने के लिए जो बेरोजगार लोग हैं उसके नीचे एडल्ट पॉपुलेशन को रखा जाएगा, तो ये गलत है। कई बार क्वेश्चन आसान ही रहते हैं, जैसे मैं अधिकतर कहता हूँ कि अधिकतर क्वेश्चन आसान रहते हैं बशर्ते आपने उस टॉपिक को टच किया हो, तो उस आदत से बचिएगा कि ये मेरा फेवरेट है। कॉमर्स के साथ मुसीबत ये है कि मुसीबत तो क्या है कि जैसे अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, इनमें जनरली होता है कि स्टूडेंट का कोई एक फेवरेट होता है। जैसे मेरा पर्सनली अकाउंट्स बहुत फेवरेट है और इको बिजनेस मेरा उतना अच्छा नहीं है, लेकिन मेरे अच्छे ना होने या होने से फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे अगर कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है तो मुझे उसके क्राइटेरिया को पूरा करना पड़ेगा, मुझे इको और बिजनेस में भी स्कोर करना पड़ेगा। तो ठीक है कि मेरा जो सब्जेक्ट पे एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए तो मुझे बाकी सब्जेक्ट्स पे भी ध्यान देना पड़ेगा। तो इसलिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा
टॉपिक्स पढ़ने हैं और जितना डीप डाउन हो सके, पहले तो मैं कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स कवर कीजिए और फिर उन टॉपिक्स में जितना ज़्यादा गहराई से जा सकते हैं, डिपेंड्स ऑन आप कितना संभाल सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। खैर, इसका सी आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग पार्टीज। 4 पार्टीज हैं, एक है सिक्योर्ड क्रेडिटर, एक है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, पार्टनर्स हु हैव ग्रांटेड लोन्स, पार्टनर्स हु हैव कंट्रीब्यूटेड ओवर एंड अबाउट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये कहता है कि मान लीजिए सुरक्षित लेनदार हैं, असुरक्षित लेनदार हैं, वो पार्टनर हैं जिन्होंने लोन दिया है और वो पार्टनर हैं जिन्होंने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। अब एक फर्म के समापन की घटना के संदर्भ में इन्हें सही क्रम में रखिए। तो बात यह है कि अगर फर्म का समापन हो रहा है और फर्म के पास कुछ पैसा है, मान लीजिए सफिशिएंट पैसा नहीं है सबको देने के लिए, कुछ पैसा है, तो पहले आप किसको देंगे? तो ऑब्वियस ही बात है, सबसे पहले आप सिक्योर्ड क्रेडिटर को पैसे देंगे जो नंबर 1 पे विराजमान है। इस समय नंबर 1 पे है इसलिए नहीं, सिक्योर्ड क्रेडिटर वो होते हैं जिसके पास हमने अपनी कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखवा रखी है या कोई हाइपोथिकेशन है, कोई स्टॉक की जमानत है या कार की आरसी वगैरह कुछ गिरवी रखवा रखा है। तो कुछ हमने गिरवी रखा है, वो सिक्योर्ड क्रेडिटर हैं, तो सबसे पहले हम उन्हीं को पैसा देंगे और उसके बाद जो आउटसाइडर होते हैं उसमें हम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पैसा देंगे। तो सेकंड नंबर पे हम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पैसा देंगे। उसके बाद हम उन पार्टनर्स को पैसा देंगे जिन्होंने कैपिटल के अलावा लोन भी दिया है, कैपिटल तो लगाई है, लोन भी दिया है, तो हम थर्ड नंबर पे पार्टनर्स का लोन वापस करेंगे। तो ये बाय चांस की बात है कि इसमें क्रम ऑलरेडी जमा हुआ ही है। वैसे क्वेश्चन में अच्छा करने के लिए ऊपर नीचे कर सकता था, बट एनीवेज जो क्वेश्चन में क्रम है वही आंसर का क्रम होगा कि फर्स्ट फर्म विल पेड सिक्योर्ड क्रेडिटर, सेकंड नंबर पे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट किया जाएगा, थर्ड नंबर पे पार्टनर्स लोन को पेमेंट किया जाएगा और चौथे नंबर पे पार्टनर्स की कैपिटल रिटर्न की जाएगी। उसमें भी जिस पार्टनर ने अपने रेशियो से ज़्यादा कैपिटल लगा रखी होती है उसे ज़्यादा वापस करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ए और बी का अनुपात 1:1 है, ठीक है, ए बी और सी मान लीजिए कि ए बी सी का अनुपात 1:1 है और ए ने अब 1.5 लाख रुपए लगा रखे हैं, बी ने 2 लाख लगा रखे हैं और ए ने 1 लाख रुपए लगा रखे हैं। तो साफ समझ में आता है कि रेशियो तो इनका इक्वल है, पर बी ने अपनी जितनी कैपिटल प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए उससे ज़्यादा लगा रखा है, तो बी को थोड़ी प्रायोरिटी मिलेगी, उसके अलावा ए को प्रायोरिटी मिलेगी। इस तरह से सीक्वेंस होता है। तो पहले बाहर वाले लोग निपटते हैं, तो इस क्वेश्चन का सीक्वेंस आपका 1 2 3 4 ही हो जाएगा। तो ठीक है, घबराइएगा नहीं, बी इसका आंसर रहेगा, 1 2 3 4 ही इसका आंसर। तो सर जैसे ही एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाते हैं या नोटिफिकेशन आ जाता है तो एज़ यूजुअल सबसे बड़ी डिमांड यही होती है कि सर सैम्पल पेपर्स मिल जाएं तो बढ़िया हो जाए। तो बिल्कुल सर, सैम्पल पेपर्स हमने रेडी करने शुरू कर दिए हैं और 50 सैम्पल पेपर प्रोवाइड कराए जाएंगे। हर सैम्पल पेपर में 150 क्वेश्चन होंगे, तो करीबन 7,500 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो ये सैम्पल पेपर मात्र 249 रुपीज़ की कॉस्ट में होंगे। तो अगर आप तैयारी कर चुके हैं, एग्ज़ाम्स नज़दीक आ चुके हैं, आप अपनी तैयारी को परखना चाहते हैं, तो ये आपके लिए मोस्ट सूटेबल रहने वाले हैं। इसके अंदर 120 क्वेश्चन जैसे कॉमर्स के रहते हैं वो हैं और इसके अलावा 30 क्वेश्चन जो साइकोलॉजी वाले आते हैं वो साइकोलॉजी वाले क्वेश्चन भी इंक्लूड किए गए हैं। आंसर्स दिए गए हैं, यथासंभव उनके सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं। क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में हैं और इंग्लिश भी कोई ऐसे बिल्कुल गूगल टाइप इंग्लिश नहीं है, जो प्रॉपर इंग्लिश या प्रॉपर हिंदी होती है। तो बहुत कोशिश की है अच्छे से, कोशिश ये भी की है कि क्वेश्चनों में रिपीटेशन ना हो, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस लें, हर तरह के क्वेश्चन लिए हैं, सिंपल से लेकर टफ और बहुत टफ तक के क्वेश्चंस भी लिए गए हैं। तो डेफिनेटली 6 क्वेश्चन पेपर मैंने जस्ट अवेलेबल कराए हैं, जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आप देख के आइडिया लग सके। तो अगर आपको ये क्वेश्चंस करने के बाद आपको लगता है कि इनसे हमारी तैयारी अच्छी हो रही है, तो अगर 6 में इतनी अच्छी तैयारी हो सकती है तो 50 में तो बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है और श्योर शॉट आप अपना सिलेक्शन सिक्योर कर सकते हैं। तो जस्ट ये अवेलेबल है, ठीक है। 21 मई से ये फुल फ्लैजेड अवेलेबल हो जाएंगे। तो अगर आप उसके बाद वीडियो देख रहे हैं तो ऐप के अंदर ये अवेलेबल है, और अगर उससे पहले भी हैं तो जैसे जैसे तैयार होते जा रहे हैं हमने इसको अपलोड कर दिया है एंड दीज आर अवेलेबल फॉर सेल्स। सो जरूर जाइएगा, जरूर चेक कीजिएगा। अगर आपको ये सारे के सारे 50 सैम्पल पेपर्स चाहिए तो आप कॉमर्स पॉइंट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उस ऐप में अंदर आपको ये सारे 50 सैम्पल पेपर्स मिल जाएंगे। अभी उसका हम 8वां सैम्पल पेपर देख रहे हैं, उसका 58वां क्वेश्चन ये कहता है, अ कमोडिटी इज़ यूज्ड फॉर मल्टीपल पर्पस देन द डिमांड फॉर इट
इज नोन एज जॉइंट डिमांड, कंपोजिट डिमांड, डायरेक्ट डिमांड, ऑटोनोमस डिमांड। कहता है जब कोई वस्तु बहुउद्देश्य में प्रयुक्त होती है तो ऐसी मांग को कहा जाता है। देखिए सर, डिमांड बहुत तरह की होती है। एक प्राइस डिमांड होती है जो एक पर्टिकुलर प्राइस पे होती है और प्राइस के ऊपर नीचे जाने पे चेंज होती है। इनकम डिमांड होती है जो एक पर्टिकुलर इनकम होने पे होती है, इनकम के कम ज़्यादा होने पे कम ज़्यादा होती रहती है। इसके अलावा आपकी क्रॉस डिमांड होती है, ठीक है। उसी तरह उसी डिमांड्स के जो टाइप होते हैं उसमें एक डिमांड होती है कंपोजिट डिमांड, ठीक है, सामूहिक मांग। ये कब होता है? जब कोई ऐसी वस्तु होती है जो मल्टीपर्पज़ होती है। तो मल्टीपर्पज़ का एक एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ, चीनी, ठीक है। अब चीनी बहुत सारे उद्योगों में काम आती है और मतलब बहुत जगह इसकी डिमांड होती है। इसकी डोमेस्टिक डिमांड भी होती है, इंडस्ट्रियल डिमांड भी होती है और दुकानों वगैरह पे भी इसकी डिमांड होती है। तो चीनी जो है वो मल्टीपर्पज़ में काम आती है। या इसी तरह से स्टील देख लीजिए, ठीक है, स्टील बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में भी काम आता है, स्टील पाइप वगैरह में भी काम आता है, ठीक है ना। तो इस तरह से तो ऐसी वस्तुएं या कार वगैरह बनाने में भी कुछ पार्ट कार बॉडीज़ में स्टील यूज़ होता है। तो ऐसी वस्तुएं जैसे चीनी हुआ, स्टील हुआ, जो मल्टीपर्पज़ वाली वस्तुएं हैं, इनकी जो डिमांड होती है उसे कंपोजिट डिमांड कहते हैं। मतलब इसका समझने का ये है कि अगर इनका भाव थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में हलचल होती है। ये आप याद रखिएगा। तो सामूहिक मांग इसका आंसर है, कंपोजिट डिमांड इसका आंसर है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन कहता है स्टर्ज रूल इज़ यूज्ड टू फाइंड आउट डायरेक्टली। अब स्टर्ज नियम का उपयोग किया जाता है। तो आप ऑप्शन देख लीजिए, नंबर ऑफ क्लासेज इन अ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, साइज ऑफ क्लास लिमिट्स, डायरेक्शन ऑफ द क्लासिफिकेशन, नन ऑफ द अबव। देखिए मान लीजिए कि आप कहीं से आंकड़े एकत्रित करने गए। फॉर एग्जांपल आपने एक स्कूल के बच्चों के आंकड़े कलेक्ट किए, किसी का वेट 50 है, किसी का 55 है, किसी का 60 है, किसी का 40 है और किसी का बहुत सारे। अब आपने मान लीजिए 400 बच्चों का वेट मेजरमेंट किया, ठीक है। अब आपको ग्रुप्स बनाने, तो आप कितने ग्रुप बनाएंगे? सोचिए, आप 10 ग्रुप बनाएंगे, 20 ग्रुप बनाएंगे, 30 ग्रुप बनाएंगे, कितने ग्रुप बनाएंगे? तो इसके लिए स्टर्ज ने एक फॉर्मूला दिया था। उसने कहा था 1 + 3.322 पास में log n, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब यानी यहाँ पे आपको 1 रखना है, उसके पास में आपको 3.322 रखना है और उसके अलावा जैसे आपने 400 बच्चों का डेटा लिया तो आपको log 400 की जो आपके लघुगणक मूल्य होता है, लॉगरिथम वैल्यू होती है, वो लेनी है, ठीक है। तो अपना वो वैल्यू लेना पर्पस नहीं है, जस्ट जैसे ही वो log 400 की वैल्यू आ जाएगी, वो 3.322 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, उसमें 1 जुड़ जाएगा, तो आपको पता लग जाएगा कि आपको कितने ग्रुप्स बनाने हैं। हो सकता है कि इस फॉर्मूले से निकल के आए कि आपको 25 ग्रुप बनाने हैं। सपोज कीजिए निकल के आया 25 ग्रुप बनाने हैं, तो आपको फिर ये भी पता लग जाएगा, जब आपको पता है कि 25 ग्रुप बनाने हैं तो फिर आपको पता है कि हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, लोएस्ट वैल्यू कितनी है, उसे आप 25 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपके क्लास बनने लग जाएंगे। जैसे हो जाएगा ऐसा हो जाएगा 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, वो बाद में होगा। स्टर्ज का रूल आपको बताता है कि आपके नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने होंगे, उन ग्रुप का इंटरवल कितना होगा, वो बाद में डिसाइड हो जाता है। वो बाद में डिसाइड हो जाता है। उसमें h-l के नीचे स्टर्ज वाला फॉर्मूला नीचे रख देते हैं तो आपके ग्रुप का साइज तय हो जाता है। बट जो क्वेश्चन का पर्पस था तो वो ये था कि एक जो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसको अपन बोलते हैं 0 से 5, 5 से 10, ये कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, उसमें वर्गों की संख्या कितनी होगी वो डिसाइड होता है। होप मैंने कंफ्यूज नहीं किया। वेल, तो आखिरी 2 क्वेश्चन और हैं। मैच द फॉलोइंग। और मेरा प्रबल मन रहता है, पूरी इच्छा रहती है कि स्टूडेंट जो भी वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऑडियंस उतने नहीं होते। अगर मैं कोई चुटकुलेबाज या ड्रामेबाज होता तो शायद बहुत सारे लोगों, तो ऑडियंस की संख्या ज़्यादा होती है, लेकिन बात वो नहीं है। हर चैनल का अपना पर्पस होता है, वो भी ख़राब चैनल नहीं है। हमारा पर्पस थोड़ा सा ये है कि हम कॉमर्स की अच्छी पढ़ाई करें। अभी मैं स्कूल लेक्चरर के वीडियोस बना रहा हूँ, आगे जाके मैं असिस्टेंट प्रोफेसर, जो कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, उनके लिए वीडियोस बनाऊंगा। तो पर्पस यही है कि जितना मुझे आता है मैं आपको बताऊं, क्योंकि आप ही लोगों को आगे पढ़ाना है। क्वेश्चन 66 है, मैच द फॉलोइंग।
द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, सामने लिखा है हेनरी फेयल, फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट F.W. टेलर, साइंटिफिक मैनेजमेंट ओलिवर शेल्डन, जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन F. ड्रकर। अब किसने कौन सी किताब लिखी है, इस अकेले क्वेश्चन से आपके 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो आप ये देखिए, जैसे मुझे क्वेश्चन पूरा नहीं आता, बट मुझे ये पता है कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है ना, उसके लिए F.W. टेलर का नाम जाना जाता है। एक्चुअली जो कहते हैं कि जो वैज्ञानिक प्रबंध है ना, प्रबंध में जो वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग किया था वो टेलर ने किया था। तो जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसका आंसर तो डेफिनेट F.W. टेलर आ जाएगा, उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। तो सी का मिलान 2 से हो गया। अब सी का मिलान 2 से हो गया, ये यहाँ संभव हो रहा है और यहाँ संभव हो रहा है, तो कम से कम ये है कि अब मेरा आंसर बी या डी में से आने वाला है, मेरा आंसर बी या डी में से आने वाला है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ हेनरी फेयल ने 14 सिद्धांत दिए थे, ठीक है ना। तो जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन, हालांकि उसकी जो उन्होंने जो बुक फ्रेंच में लिखी थी उसका नाम थोड़ा सा अलग है, लेकिन उनकी बुक को जनरली एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत ही अच्छी बुक माना जाता है। कई लोग तो ये कहते हैं कि उन्होंने जो बुक लिखी थी वो मैनेजमेंट के लिए नहीं थी, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लिखी थी। तो यहाँ से ऐसे थोड़ी आप कहानियाँ बना लेना, जैसे मैंने कच्ची पक्की कहानियाँ बना रखी है, तो ऐसे कि F.W. टेलर का मैंने वैज्ञानिक प्रबंध से जोड़ दिया, हेनरी फेयल को मैंने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से जोड़ दिया, तो अब मेरा ये आंसर मैच हो गया, ठीक है। डी मेरा 1 से जाके मैच हो गया, तो डी मेरा 1 से जाके मैच हो गया। अब थोड़ी सी किस्मत परीक्षा ले रही है यहाँ पे, ये भी है, अभी भी बी और डी में लड़ाई है, यानी 2 सॉल्व करने के बाद भी मेरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। अब 2 ऑप्शन बचते हैं, एक है फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट, तो फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट, और एक है द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो आप अब समहाउ कैसे याद करेंगे, आई डोंट नो। प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट याद कर लीजिए, पीटर प्रैक्टिस करता है। ऐसे मेरे को ज़्यादा ट्रिक्स बनाने नहीं आते, लोगों को वो बड़े पसंद आते हैं वो टीचर जो ट्रिक्स बना देते हैं, बट आई एम नॉट वन ऑफ देम। तो पीटर प्रैक्टिस करता है, ऐसे करके आप इसको बना दीजिएगा, प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, पीटर F. ड्रकर। इन्होंने वो दिया था मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ये MBO वाली जो थ्योरी थी वो पीटर F. ड्रकर ने दी थी। तो अब आप ए को 4 से लिंक कर दीजिए, ए का लिंक 4 से बैठ रहा है, यहाँ पे बैठ रहा है, तो इसका आंसर बी रहने वाला है। फाइनली इसका आंसर बी रहने वाला है। एक और फिर नाम याद रख लीजिए कि जो फिलॉसफी दी थी वो दी थी ओलिवर शेल्डन ने, जो लास्ट बच गया है, फिलॉसफी दी है वो है ओलिवर शेल्डन ने। तो इस तरह से इसका आंसर रहेगा, इसका आंसर रहेगा। इसके साथ इसका लास्ट क्वेश्चन आ रहा है वीडियो का, अल्फा लिमिटेड की करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी 3 लाख और 2 लाख हैं। चालू अनुपात 2:1 के वांछित स्तर को प्राप्त करने के लिए विविध लेनदारों को भुगतान की जाने वाली राशि कितनी होगी। देखिए आप क्वेश्चन समझिएगा, अभी राइट नाउ क्या है, इनका जो करंट एसेट्स है ना वो है 3 लाख और जो करंट लायबिलिटी है ना वो है 2 लाख। तो अभी इनका जो रेशियो आ रहा है ना वो आ रहा है 3:2। अब इनको वो रेशियो अच्छा नहीं लग रहा, अब उस रेशियो की जगह ये 2:1 को अचीव करना चाहते हैं। अब 2:1 को अचीव करने के लिए इन्होंने आइडिया भी लगा लिया है, और वो आइडिया ये है कि लेनदारों को भुगतान करेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये लेनदारों को कितना भुगतान करें। तो आप इस क्वेश्चन को करने का एक मैथमेटिकल तरीका है और एक आप ऑप्शन में से लगा कर सकते हो। सपोज करो मैं ए ऑप्शन में जाता हूँ, अगर ए ऑप्शन के कहे मुताबिक मैं 1.5 लाख का पेमेंट कर देता हूँ, तो 1.5 लाख का पेमेंट करने के बाद मेरे पास करंट एसेट फिर 1.5 लाख ही बचेंगे, ठीक है। और 1.5 लाख रुपए का पेमेंट होने के बाद मेरे करंट लायबिलिटी 50,000 बचेंगे। आप समझ रहे हैं कि जब मैं पेमेंट करूँगा तो मेरा करंट एसेट्स भी कम हो जाएगा कैश के कम होने से, और मेरे क्रेडिटर भी कम हो जाएंगे, यानी मेरी करंट लायबिलिटी कम हो जाएगी। लेकिन जो मेरे को रेशियो मिलेगा ना वो 3:1 मिलेगा। 3:1 मेरा पर्पस कभी नहीं था, तो ये मेरे को नहीं चलेगा। किसी ने कहा सर 2 लाख रुपए दे दो, अगर मैं 2 लाख दे दूंगा ना तो ऊपर फिर मेरे पास 1 लाख रुपए बचेगा और नीचे मामला 0 हो जाएगा। तो 1 लाख बटा 0 करने पे आपका जो डिज़ायर्ड लेवल है 2:1 वो प्राप्त नहीं होगा। तो किसी ने सलाह करी कि सर मेरी बात मानो, आप तो ऐसा करो 1 लाख रुपए दे दो। अब मैं अगर 1 लाख रुपए दे देता हूँ तो 3 लाख में से 1 लाख रुपए देते ही मेरे पास 2 लाख रुपए रह जाएगा, और लाइब्रेरी में से 1 लाख रुपए देते ही 1 लाख रह जाएगा। तो वाकई में मेरा 2:1 का रेशियो अचीव हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगर आपको मैथ्स वाले तरीके से भी बता सकता हूँ आपको। उसमें क्या होता है कि आपका जो करंट एसेट्स होता है उसमें से आप एक्स अमाउंट पे कर दो, आपका जो करंट लायबिलिटी होता है उसमें से आप एक्स अमाउंट पे कर दो, और आपका 2:1 आ जाना चाहिए। तो इसको फिर आप वैल्यूज़ पुट करके थोड़ी सी मैथ्स लगाओगे तो सॉल्व हो जाएगा। तो अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो आप
इस फॉर्मूले वाले रास्ते से कर लेना। अगर आपकी मैथ्स अच्छी नहीं है तो आप ऑप्शन लगा लगा के भी क्वेश्चन कर सकते हो। बाय द वे मैं मैथ्स वाला 1 लाख तो आंसर आ ही गया। मैं मैथ्स वाला आपको रास्ता दिखा देता हूँ। जैसे अभी राइट नाउ ये सिचुएशन है कि करंट एसेट 3 लाख है और करंट लायबिलिटी 2 लाख है। अब आप पेमेंट करना है, आप नहीं जानते कितना पेमेंट करना है, तो एक्स पेमेंट कर दो, तो 3 लाख में से एक्स अमाउंट चला जाएगा और करंट लायबिलिटी में से भी एक्स अमाउंट चला जाएगा, तो आपका 2/1 आ जाएगा। फिर अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। 2 लाख 2 से मल्टीप्लाई होकर लाइक ऐसी सिचुएशन बनेगी 4 लाख, ठीक है। और यहाँ पे 4 लाख, ये 2x हुआ नीचे, 4 लाख माइनस 2x, और इधर बनेगी सिचुएशन 3 लाख माइनस x। तो वैल्यू को सॉल्व करके आपका 1 लाख रुपए आ जाएगा। होप वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो यूज़फुल रहा, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स पॉइंट ऐप डाउनलोड कीजिएगा। वहाँ बहुत सारा कंटेंट है, पेड भी है, फ्री भी है। थैंक यू वेरी मच।